नम णाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहु नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजनसिद्धान्तप्रावेशिकीनं विरचते स्वल्पधियां हिताय। परम मांगलिक जैन सिद्धांत प्रवेशिका का अध्ययन हम कर रहे हैं। हमारी अ, ये कर्म स्वरूप में, कर्म का स्वरूप जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें से हमने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, इस कर्म की चर्चा पूरी करने के बाद में हम अभी नाम कर्म की प्रकृतियां देख रहे हैं। उसमें हमने पिंड प्रकृतियों में 14 प्रकृतियां देखी। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, विहायो गति और अनुपूर्वी, अनुपूर्वी और विहायो गति। हम्म। उपघात और अपघात। नहीं, ये प्रत्येक प्रकृति है। मैंने कहा 14 पिंड प्रकृति देखी। उसके बाद में हमने प्रत्येक 8 प्रकृतियां होती है, स्वतंत्र प्रकृतियां कितनी है? 8 प्रकृतियां है, जो कि ग्रुप में नहीं है। वो है गुरु लघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास और निर्माण। ओके। हाँ। ये 8 हमने देखी। आज हम जोड़े वाली प्रकृति देखने वाले हैं, त्रस और स्थावर। ये त्रस क्या होता है, स्थावर क्या होता है? इसमें अभी तक जो भी पढ़ा है उसमें किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है। तो त्रस, प्रश्न 202, त्रस नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से द्वि इंद्रिय आदि पर्यायों में जन्म होता है उसे त्रस नाम कर्म कहते हैं। और स्थावर की भी पढ़ लेते हैं। स्थावर नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति पर्याय में जन्म होता है उसे स्थावर नाम कर्म कहते हैं। देखो, फिर से क्या किया? सहारा लिया। किसका सहारा लिया? इंद्रियों का सहारा लिया। एक्चुअली परिभाषा क्या है पहले तो जान लो। ये त्रस और स्थावर जीव विपाकी प्रकृति है। हम्म। अभी हमने बहुत सारी जीव विपाकी प्रकृति देखी। जीव विपाकी प्रकृति माने क्या? जिसका उदय जीव पे आता है, जीव के परिणामों पे जिसका उदय आता है वो जीव विपाकी प्रकृति होती है। तो ये त्रस और स्थावर, लेकिन उसको परिणाम दिखाने के लिए मदद किसकी ली? फिर से इंद्रियों की ली। हमने जाति नाम कर्म देखा था, याद है? जाति नाम कर्म में यही परिभाषा की थी। देखो, यही पे ले लेते हैं। हाँ, देखो, जाति नाम कर्म किसे कहा? जिस कर्म के उदय से जीव को एकेंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय होता है वह जाति नाम कर्म है। याद है सभी को? हाँ। हाँ, तो ये अभी जाति नाम कर्म बताया। अभी ये जो कह रहे हैं फिर से वही कह रहे हैं, तो ये क्या समझना? त्रस। लेकिन ये एक इंद्री में कह रहा है, ये पचेंद्री तक जा रहा है। हाँ, लेकिन उन्होंने ग्रुप किए, ठीक है, जोड़े में डाल दिए है, लेकिन वही बता रहे हैं ना। अलग नाम कर्म की क्या जरूरत है? जाति में तो हो गया ना एक से पंचेंद्रिय। हम्म। तो अलग नाम कर्म की क्या जरूरत थी? तो ये जो जरूरत थी ना, ये जीव विपाकी है। यह बताना तो चाहते हैं। अगर परिभाषा करेंगे तो क्या करेंगे? परमार्थ से परिभाषा कैसी होगी? त्रस नाम कर्म के उदय से जो जीव के परिणाम होते हैं वो त्रस है। और जो किसमें पाए जाते हैं? तो मैंने क्या किया? सर्वे किया। ये जो परिणाम की रेंज है वो किसमें पाई जाती है? तो मैंने देखा ये 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय में ही पाए जाते हैं।
तो वो परिणाम को छाटा मैंने, और उनको अगर मैंने देखा तो दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय में उनका क्या था, वो परिणाम पाए जाते हैं। माने एक इंद्रिय में वो परिणाम है क्या, तो नहीं है। उस रेंज के जो जिसको त्रस नाम कर्म का उदय है, जिससे जीव में जो परिणाम होता है, उस टाइप के परिणाम एक इंद्रिय में पाए ही जाते नहीं है। तो वो कौन से परिणाम है, वो अलग टाइप के परिणाम है। इसीलिए उन परिणामों के अपेक्षा से यहाँ पे हेल्प ली, किसकी, जाति की हेल्प ली। तो दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक ऐसे परिणाम पाए जाने वाले जो जीव है, उनको त्रस नाम कर्म का उदय होता है। क्लियर हुई बात। यहाँ पे भी फिर हम जब भी जीव विपाकी लेते हैं तो समझने के लिए कोई ना कोई हम शरीर की इंद्रिय की बात करते हैं, उससे ही हम पकड़ पाते हैं। मोटे मोटे जीव के परिणाम नहीं पाते हैं। इसीलिए ये बहुत ऊपर की परिभाषा है। इस भाव भाषण करके हमें लेना है कि जिस कर्म के उदय से दो इंद्रिय से आगे जो जीव है, उनके जो पर्याय होती है, उनमें जन्म लेने वाले जो जीव है, उनकी ये परिणामों की जो रेंज है, वो त्रस नाम कर्म के उदय से मिलती है। ओके। दीदी हाँ एक दीदी। इंद्री से दो 5 इंद्री तक आएगा ना? नहीं, देखो, त्रस में दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक जीव आते हैं, और स्थावर में पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति, ये एकेंद्रिय जीव जो है वो आ जाते हैं। तो एकेंद्रिय जीव को स्थावर कहते हैं, और दो इंद्रिय से आगे वाले इंद्रिय। 5 इंद्रिय तक जीव है, उनको त्रस कहते हैं। ओके। हम्म। हम्म। तो हमने त्रस और स्थावर को समझने के लिए इंद्रियों का सहारा लिया है। वो एक्चुअली रेंज ऑफ परिणाम ही है। हम्म। हम्म। हाँ। तो देखो, पहले तो त्रस, त्रस का भाव अगर हम करते हैं, तो गमन और आगमन जिसका भाव होता है उसे त्रस कहा जाता है। ऐसी एक परिभाषा आती है। परिभाषा माने एक्चुअली जो व्याकरण वाले जो ये होते हैं ना, उसमें वो शब्द के धातु होते हैं, और उससे वो अर्थ निकालते हैं। तो गमन आगमन का भाव जो है ना, उसमें भी त्रस नाम कर्म ऐसा अगर परिभाषा किया तो क्या आपत्ति आ जाएगी। तो वायु तो इतरत्र सभी जगह पे गमन करती है, अग्नि भी ऊपर जगह पे गमन करती है, पानी नीचे की ओर ढलान करती है। तो ये सब का क्या है, इसको भी त्रस कहना पड़ेगा। तो इसीलिए उस परिप्रेक्ष्य में एक परिभाषा बनाए ही नहीं। तो किस परिप्रेक्ष्य में परिभाषा की, और कहीं कहीं पे श्वेतांबर मतांतर में भी ऐसी बात आती है। हम्म। तो फिर कैसे बताना, तो इसीलिए जो हमने कल पढ़ा था, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, उससे भी पता चल जाता है जो त्रस जीव है, उनको कर्म चेतना और कर्म फल चेतना आवाज चली गई दीदी। चेतना का उत्तर दे सकते हैं। जैसे हमने पिछली बार देखा था, चींटी को पानी डाला तो वो खुद को बचाना चाहती है, उतना वो पुरुषार्थ करती है, रिएक्शन देती है उस चीज की। लेकिन क्या होता है, जो स्थावर है वो ऐसा करते हैं क्या, मैंने पानी डाल दिया और आगे पत्थर देखा तो पानी मुड़ जाता है क्या, पानी पत्थर को भी गीला करके जाएगा। लेकिन वो ऐसा है क्या कि साइड से चला जाएगा, पत्थर को गीला ही नहीं करेगा। ऐसी चीजें स्थावरों में नहीं होती है। वहां पे सिर्फ कर्म फल चेतना होती है। तो इसी अपेक्षा से, तो जो परिभाषा बनाते टाइम में, इसीलिए ऐसे जो जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो, ऐसे शब्दों का क्या किया उन्होंने, यूज नहीं किया। हम्म। तो जो गमन आगमन का भाव जो है, वो एक्चुअली त्रस होते हैं, ये ऐसी परिभाषा उन्होंने नहीं की। तो उन्होंने क्या किया, तो जो स्थावर पने को प्राप्त हो वो स्थावर है, जो त्रस पने को प्राप्त हो वो त्रस है। तो ऐसे कौन से जीव है, तो वो दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव त्रस है, और स्थावर है जो एक इंद्रिय जीव है। ऐसी परिभाषा आई। ओके। तो परमार्थ से ऐसा ही लेना
कि त्रस नाम कर्म के उदय से जीव के जो परिणाम होते हैं ना, वो त्रस है। तो यहाँ पे जीव विपाकी प्रकृति है, त्रस और स्थावर, तो ऐसे ही लेना। और फिर जो तत्वार्थ सूत्र में दूसरे अध्याय में भी एक सूत्र है, द्विइंद्रियादया त्रसाहा। तो ये क्या है, द्वि इंद्रिय से आगे जो जीव है उनको त्रस कहा। तो ये क्यों कहा, क्योंकि ऐसा ही अविनाभावी संबंध है। अविनाभावी मैंने क्या कहा था हमने, जैसे स्पर्श गुण है तो क्या है, वहां पे रस गंध वर्ण ये पाए ही जाते हैं। आपको बताना नहीं पड़ेगा हर बार कि जहाँ पे स्पर्श है ना, तो हाँ ये क्या है, गंध वर्ण आदि उसमें इंक्लूड करके ही बताया है। एक है तो सब है, ऐसा जहाँ पे आता है वैसे ही ये दो इंद्रिय जीव है ना, 2 से 5 इंद्रिय जीव, इनके परिणामों की रेंज वैसी ही होती है। ये अविनाभावी संबंध है, इसीलिए उनको हमें अप्रसिद्ध से प्रसिद्ध, अप्रसिद्ध को पहचान करानी है ना, तो प्रसिद्ध से करते हैं। तो प्रसिद्ध क्या है, तो हमें 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव एकदम सामने दिखते हैं, पता चल जाता है। तो हमने क्या कहा, अरे एक इंद्रिय जीव है ना, उनको हमने स्थावर कहा, और जो 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय है उनको त्रस कहा। अप्रसिद्ध की पहचान प्रसिद्ध से कराई जाती है। ओके, क्लियर हुआ ये त्रस और स्थावर जैसे का? दीदी आपने त्रस और स्थावर को जीव विपाकी प्रगति बोला, हाँ, ऐसे ही आपने विहायो गति के लिए भी जीव विपाकी प्रगति बोला था। बहुत बढ़िया। हाँ, तो इनमें थोड़ा डिफरेंस क्या, दोनों नहीं, एक क्या? तो ऐसे बहुत सारी प्रकृतियां हैं जो जीव विपाकी है, जिसका परिणाम जीव के परिणामों पे आता है। तो ये बंच ऑफ पैकेज मिलकर मेरे परिणाम होते हैं। तो ऐसा नहीं है, जैसे अभी क्या हो गया, मुझे त्रस नाम कर्म का उदय है, क्योंकि क्या हूं मैं, संगी पंचेंद्रिय जीव हूँ। पंचेंद्रिय जीव हूँ तो मेरे परिणामों की रेंज जो है ना, वो त्रस नाम कर्म के उदय से उतनी मिलती है। मैं पंचेंद्रिय हूँ तो मैं अपने हित अहित का विचार कर सकती हूँ। वो जो रेंज वाले परिणाम है ना, वो मुझे मिले, क्यों मिले, क्योंकि मैं त्रस नाम कर्म का उदय मुझे प्रति समय पाया जा रहा है। अगर मेरा स्थावर का रहेगा ना, तो मैं क्या करूंगी, मेरे परिणाम ही वैसे नहीं रहेंगे। इसीलिए तो बोला था कि वो जो लकड़हारा जो है, वो लकड़ी को काटता है, तब वो वनस्पति का एक जीव नहीं बोलता है कि मुझे यहाँ से हटना है, क्योंकि उसका रेंज ऑफ परिणाम वो उतना कर ही नहीं सकता। उसके परिणामों में वो सोचना है ही नहीं। वो थिंकिंग पावर हम मन से नहीं लगाना। हाँ, इंद्रियों में भी उतनी पावर नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ स्पर्श इंद्रिय वाला ही है। तो स्पर्श इंद्रिय में उसको सिर्फ और सिर्फ कर्म फल चेतना कही, सिर्फ भोगो, बस जो आया है वो भोग। तो ऐसे परिणामों की जो रेंज है, वो रेंज यहाँ पे बता रहे हैं त्रस और स्थावर में। जीव विपाकी प्रकृतियां हम थोड़े दिन के बाद ही लेने वाले हैं, तो कितनी सारी जीव विपाकी है वो हम उसका कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो इन सब का इफेक्ट मेरे परिणामों से आता है। जैसे दीदी, विहार मेरे रेंज ऑफ विपाक और अविपाक का मतलब? जीव विपाकी, विपाक माने उदय, फल होना। तो जीव के परिणामों पे जिसका फल आता है, जिसका इफेक्ट आता है, वो जीव विपाकी। और पुद्गल विपाकी, तो मेरे जो कर्म है उसका उदय शरीर पे आएगा। जैसे मैंने अभी क्या कहा, मुझे शरीर नाम, औदारिक शरीर नाम कर्म है, तो मेरा जो इफेक्ट है वो औदारिक मेरे परिणामों पे नहीं आएगा। औदारिक से कुछ अलग परिणाम हो जाएंगे, नो नो वे। तो क्या होगा, तो औदारिक ये शरीर, ये आहार वर्गणा से जो बना ये औदारिक शरीर है ना, ये प्राप्ति जो मुझे मिली है ना, बिकॉज ऑफ औदारिक शरीर नाम कर्म, तो ये मेरे जीवन हम्म, परिणाम पे ना आया, क्या नहीं आया, नहीं। शरीर पे आया, क्योंकि ये वो पुद्गल विपाकी प्रकृति है।
तो ऐसी जीव विपाकी कौन सी है, पुद्गल विपाकी कौन सी है, उसका कैसा इफेक्ट होता है वो हम पढ़ेंगे। पहले हम पूरे सबको देखेंगे, अभी जोड़े ही बचे हैं, तो नाम कर्म, फिर गोत्र और अंतराय, इतना ही बचा है। उसके बाद में हम पूरा सभी प्रकृतियों को सब में लगाएंगे। जीव विपाकी कौन सी है, पुद्गल विपाकी कौन सी है, भव विपाकी कौन सी है, क्षेत्र विपाकी कौन सी है, फिर देशघाती कौन सी है, सर्वघाती कौन सी है, क्या उसका मीनिंग है, वो सब हम लगाने वाले हैं। पुण्य वाली कौन सी है, पाप रूप कौन सी है, ये भी लगाए। ओके। हाँ तो दीदी। हाँ, ये त्रस और स्थावर, इसमें कुछ क्लियर नहीं हुआ, ऐसा है क्या? नहीं, हो गया आप क्लियर। है ना? दीदी, तो जाति कर्म और त्रस्थावर नाम कर्म में क्या डिफरेंस है, वो समझ में नहीं आया। वो हम पढ़ेंगे। देखो, ओके। ये हम इंडिविजुअल पढ़ने वाले हैं ना, तो जब भी हम पूरा करेंगे ना, तो वो समअप में आ जाएगा कि आपको इतना डिफरेंस क्यों लग रहा है, जहाँ पे क्या है। अभी तो हमने क्या कहा, ये जाति नाम माने एक इंद्रिय, मैंने क्या किया, मुझे परिणाम दिखाने के लिए मैं असक्षम हूँ, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कि इतने परिणाम है, ये ऐसे 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 परिणाम है, जिसमें इसीलिए आपको त्रसनाम कर्म कहा, नहीं बता सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, वो परिणाम किस में पाए जाते हैं, वो जीव ले लिए। तो वो जीव कौन से है, तो दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव। इसीलिए मैंने क्या कहा, वो त्रसनाम कर्म है, जो जीव विपाकी है, जो जीव पे इफेक्ट आया, इसीलिए उसको हमने वैसा गिनाया। ओके। जी। जी। हाँ। तो अभी देखो, यहाँ पे ना 204 से पर्याप्त और पर्याप्त अथवा पर्याप्ति और पर्याप्त नाम कर्म किसे कहते हैं ये लिखा है। लेकिन उसके पहले हमें बादर और सूक्ष्म, ये दोनों को भी समझना है, क्योंकि हमारे एक और जो हमने जोड़े बनाए थे, त्रस स्थावर बादर सूक्ष्म, और फिर पर्याप्त अपर्याप्त है। तो यहाँ पे प्रश्न नहीं आया है, लेकिन हम उसको समझ के ही आगे चलेंगे। यहाँ की फुटनोट एक पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे त्रस और स्थावर में एक फुटनोट आई है, वो भी पढ़ेंगे। जिस कर्म के उदय से जीव का गमन आगमन भाव होता है, उसे त्रस नाम कर्म कहते हैं। देखो, जब धवला की जो परिभाषा है, गमन आगमन भाव, उसे त्रस कहा। तो हमने क्या कहा, धवला में कैसे है, आप पूरा पढ़ के जाते हो, तो वहां पे ये नहीं होता है। नॉर्मली क्या हो जाता है, ये जो त्रस और 2 से 5 इंद्रिय जीव क्या होते हैं, वो नॉर्मली हिलते डुलते दिखाई देते हैं, उनका गमन आगमन होता दिखता है। तो वहां पे वैसे विवक्षा से वहां पे त्रस कहा है। और वो जो परिणाम, जैसे मैंने देखा बताया ना, परिणामों की रेंज कहाँ पे पाई जाती है, उससे प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध बताया जाता है। लेकिन यहाँ पे अन्यथा अर्थ निकल सकता है, इसीलिए समझने के लिए अभी हम ये परिभाषा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, वायु भी तो गमन करती है। तो ये गमन आगमन का भाव अगर लेंगे हम, तो वो एक्चुअली भाव ही है, वहां पे गमन आगमन होता है, लेकिन उससे परिभाषा नहीं होती है। इसीलिए हम अब परिभाषा को अभी गौण करेंगे, इसकी हम नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमारे 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय और एक इंद्रिय में वे भी आ रहा है। ओके। वैसे ही स्थावर में क्या लिखा है, जिस कर्म के वजह से जीव स्थावर पने को प्राप्त होता है, उसे स्थावर कहा। तो वैसा ही त्रस पने को प्राप्त होता है, उसे त्रस कहा। ऐसा ही कथन है। ओके। तो त्रस स्थावर हो गए। अभी बादर और सूक्ष्म। बादर और सूक्ष्म में हमने जो कंसेप्ट लगाते हैं, नॉर्मली क्या है, बादर और सूक्ष्म भी जीव विपाकी प्रकृति है। तो जीव के जो परिणाम है उस पे ही आएगा। लेकिन लौकिक में क्या कहते हैं, जैसे बादर को बड़ा कहते हैं, और क्या कहते हैं, बहुत। इस समय बादर, एक मिनट, क्या दीदी आवाज आ रही, म्यूट कर देना सबको। को म्यूट कर देती हूँ, आप किसी को बोलना है तो अनम्यूट करके बोलना। तो देखो, बादर माने बड़ा, और सूक्ष्म को क्या कहा मैंने, छोटा, ऐसा अर्थ लौकिक में किया जाता है। लेकिन फिर भी अभी क्या है ये, तो बादर कहीं कहीं पे, बादर ये जो नाम प्रकृति चल रही है, बादर और सूक्ष्म, तो ऐसा देखा जाता है, पंचेंद्रिय बादर अपर्याप्त जीव, ये
बहुत क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। किससे? तो निगोदिया, निवृत्त, अपर्याप्त, सूक्ष्म, जिसकी बहुत बड़ी अवधारणा है। तो ऐसा देखा जाता है, इसीलिए ये लौकिक अर्थ बादर और सूक्ष्म में नहीं किया जाता। ओके। तो हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव है, उसकी अवगाहना तो बहुत बड़ी है, तो उसको कैसे सूक्ष्म कहेंगे अवगाहना से? तो इसीलिए यहाँ पे कहा अवगाहना से, आकार से, शेप से बादर और सूक्ष्म नहीं लगाना। ये क्लियर हुआ? नहीं आया समझ में। बादर और बादर, सूक्ष्म समझाओ दीदी। हाँ देखो, बादर माने बड़ा और सूक्ष्म माने छोटा। ये लौकिक में हम अर्थ बनाते हैं। लौकिक में माने क्या? वो जो कपड़ा है बहुत महीन है, ऐसा बोलते हैं ना, एकदम उसके क्या बोलते हैं, मुलायम नहीं बोल सकते हैं। मलमल। देखो, रुको रुको, मैं यहाँ से पढ़ती हूँ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 296। यहाँ पे सूक्ष्म बादर के 4 अर्थ बोले हैं। ये पढ़ेंगे फिर याद आपको समझ में आएगा। इसी प्रकार जैसे सूक्ष्म बादर के अर्थ वस्तुओं के प्रमाण, नाप आदि कथन में जो छोटे प्रमाण सहित हो उसका नाम सूक्ष्म है, बड़े प्रमाण सहित हो उसका नाम बादर है। ऐसा होता है। फिर दूसरी परिभाषा, छोटा और बड़ा, बादर और सूक्ष्म को कहा। फिर उद्गल स्कंधादि के कथन में जो इंद्रिय गम्य न हो, मुझे आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो वो सूक्ष्म चीज है। और जो इंद्रिय गम्य हो वो बादर है। अरे मुझे दिख रहा है, उसे बादर कहा। ये उद्गल के इसमें कथन करने की पद्धति है। दूसरा बादर और सूक्ष्म का अर्थ बताया। फिर तीसरा, जीवादि के कथन में रुद्धि के निमित्त बिना जो स्वयमेव न रुके उसका नाम सूक्ष्म, और जो रुके उसका नाम बादर, ऐसा अर्थ है। तीसरे का हम देखेंगे, चौथा बताती हूँ। वस्त्रादि के कथन में महीन का नाम सूक्ष्म और मोटे का नाम बादर, ऐसा अर्थ है। मैंने क्या कहा? बहुत पतला जो कपड़ा होता है उसको महीन, सूक्ष्म बोलते हैं। और वो जो मोटा मोटा कपड़ा है उसे बादर कहा जाता है। ये लोक व्यवस्था में बहुत प्रचलित कथन था पहले, अभी कोई यूज नहीं करता है, इसीलिए हमें लगता है कि अरे ये क्या है। ये तो आप पता है, पुद्गल को जो दिखता नहीं उसे हम सूक्ष्म कह लेते हैं, और जो दिखता है वो मोटा है, बड़ा है, तो उसे बादर कहा जाता है। फिर जो छोटे छोटे जीव है उसको भी सूक्ष्म कहा जाता है, जो बड़े जीव है उसको बादर कहा जाता है। ऐसा लोक में अर्थ किया जाता है। तो बादर और सूक्ष्म में 4 अर्थ बोले, तो एक्चुअली अर्थ क्या लेना? जो तीसरा अर्थ है ना, वो एक्चुअली हमारे अभी परिप्रेक्ष्य में अर्थ लेना है। क्या है? जो जीवादि के कथन में रुद्धि आदि के निमित्त बिना, माने मैं मुझे ऐसी रुद्धि प्राप्त हो गई जिससे, फॉर एग्जाम्पल मैंने आहारक शरीर बनवाया, तो आहारक शरीर जो बनाया उसके वजह से क्या होता है, वो आर पार चला जाता है ना, उससे कोई जीवों का घात नहीं होता, वो किसी को रोकता नहीं, अड़ाता नहीं। ऐसा जो जीव है उसको हम नहीं कहेंगे यहाँ पे। अभी क्या कह रहे हैं? विदाउट रुद्धि, बिना, मेरे शरीर की क्वालिटी ही ऐसी है, या मेरे परिणामों की रेंज ही ऐसी है, जो क्या है, सूक्ष्म है और बादर है। तो वो क्या है? तो जो यहाँ पे क्या कहते हैं, जो शरीर किसी के जो जीव का शरीर है वो किसी से अड़ता नहीं, अड़ाता नहीं, वो क्या है, माने जो भी जीव रहेगा वो क्या, कैसा चला जाएगा, आर पार चलेगा। दूसरों को, बादर जीव क्या करता है? अभी देखो, मेरे हाथ से अगर मैं, कोई जीव आर पार जाना चाहेगा तो जा सकता है क्या? नहीं जा सकता, नहीं। क्योंकि मेरे स्किन से वो टच होके नीचे गिर जाएगा। क्योंकि मेरा शरीर जो है ना बादर है, जो अड़ता है, अड़ाता है। मैं भी अड़ती हूँ, मैं भी अड़ाती हूँ। जैसे मैं किसी आपके शरीर से आर पार जाना चाहूँ तो जा सकती हूँ क्या? नहीं, क्योंकि नहीं। शरीर ही इतना स्थूल है। तो क्या करता है? दूसरों को अड़ता है, अड़ाता है। तो ये जो दूसरों का अड़ाना और अड़ना, ये जो है ना, इसे बादर कहा। और जो सूक्ष्म है वो अड़ाता नहीं,
अड़ता नहीं, वो एकदम आर पार चला जाता है। उसके वजह से किसी जीव की हिंसा भी नहीं होती है। देखो, मुझे जाना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मार के भी आगे जा सकती हूँ, लेकिन वो क्या हो गया, हिंसा का पात्र हुआ। तो ये जो सूक्ष्म जीव है ना, वो डायरेक्टली जाते हैं, लेकिन आर पार जाने पर भी किसी को हानि नहीं करते हैं। वो किसी के हिंसा के लिए निमित्त भी कहे नहीं जाते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव जो है, वो अड़ते नहीं, अड़ाते नहीं। बादर जीव है, वो अड़ते हैं और अड़ाते हैं। अड़ते अड़ाते, ये समझ में आया क्या? मैंने हाँ। और रोका, तो बिकॉज ऑफ मेरे शरीर वो भी रुका, और मैं भी दूसरे के शरीर में नहीं जा सकती, क्योंकि मैं भी मेरे शरीर की वजह से वो अड़ गई। तो मैं अड़ गई और दूसरों को भी अड़ाया। तो ये है वो बादर, ये है बादर नाम कर्म है। उससे क्या होता है, वो किस में पाया जाता है? तो वो दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय और एकेंद्रिय में भी पाया जाता है। तो एक्चुअली में बादर नाम कर्म एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय सभी जीवों में पाया जाता है। सूक्ष्म में कैसा है? तो सूक्ष्म में सिर्फ एकेंद्रिय ही होते हैं। हाँ, तो वो क्या करते हैं, वो अड़ते नहीं, अड़ाते नहीं, इसीलिए वो अपनी आयु प्रमाण जीते हैं, क्योंकि किसी को घात ही नहीं होने वाला है उनको। तो वो अपनी आयु खत्म करते हैं और फिर चले जाते हैं। उनका कोई घात नहीं कर सकता। माने पूरे मेरू पर्वत के ऊपर से भी आर पार चले जाता है। कितना भी कुछ भी ले लो, वो आर पार चले जा सकते हैं। तो हमने क्या कहा था, ये सूक्ष्म में हम कोई भी रिद्धि नहीं लगाएंगे। जैसे आहारक हो, विग्रह गति वाला जीव हो, नहीं लगाएंगे। जो अप्रतिघाती बोलते हैं उसे, अप्रतिघाती माने घात से रहित वो जीव है। जैसे मैंने क्या किया, विग्रह गति में मेरे पास औदारिक शरीर नहीं होता है, लेकिन क्या है, मेरे पास कारमान और तेजस शरीर है। तो मैं कहीं से ही जाती हूँ तो मुझे सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है क्या? तो ऐसा नहीं होता है। तो ऐसी केसेस में वो टिपिकल केस में अप्रतिघाती है, लेकिन वहां पे अड़ना अड़ाना का लेना नहीं। ओके, कौन सा आहारक, रुद्धि से बनाया हुआ शरीर या फिर विग्रह गति, ये यहाँ पे नहीं लेना। तो ये किसमें लगता है? बादर और सूक्ष्म, ये औदारिक शरीर में लगता है। ओके, तो औदारिक शरीर ही अड़ता है, अड़ाता है। और सूक्ष्म का है, वो औदारिक ही है, लेकिन वो अड़ता नहीं, अड़ाता नहीं। तो औदारिक की ही बड़ी रेंज है। उसमें से किसी किसी को बादर का नाम कर्म का उदय होता है, किसी किसी को सूक्ष्म का नाम, आहार वर्गणा वही होती है। ओके, क्वालिटी अलग अलग होती है। हम्म। और एक बात, बादर सूक्ष्म के नहीं, सूक्ष्म जो सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से जो जीव रहते हैं, उनको क्या होता है, वो निराश्रय से रहते हैं, उनके लिए कोई आधार की जरूरत नहीं होती है। लेकिन बादर जो है ना, वो किसी ना किसी के आधार से ही रहते हैं। विद सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, विदाउट सपोर्ट वो नहीं रह सकते। ओके, हाँ दीदी। हमने चार बादर परिभाषा बादर देखी को बादर और निराश। सूक्ष्म में। पहले तो वस्तु का प्रमाण, माने मोटे और छोटे से। हाँ, दूसरा पुद्गल का प्रमाण, जिसमें हमने इंद्रिय गम्य लगा। इंद्रिय गम्य हो तो वो क्या है, बादर है। इंद्रिय से गम्य नहीं हो तो वो सूक्ष्म है। तीसरा, यहाँ से हम लेते हैं तो कपड़े की परिभाषा, महीन और मोटा कपड़ा। और चौथा, ये जो हम लेते हैं बादर और सूक्ष्म की परिभाषा, वो चौथी है, जहाँ पे औदारिक ही शरीर लेना, आहारक वैक्रिक आदि शरीर नहीं लेंगे, वृद्धि के बिना वाला शरीर लेंगे, जो कि किसी से अड़ता है और अड़ाता है। तो अड़ता है अड़ाता है इज बादर, और जो अड़ता नहीं अड़ाता नहीं वो सूक्ष्म। ओके। दीदी वो अड़ता है तो मतलब शरीर में से आर पार उड़ता है बादर। नहीं, जा अरे नहीं सॉरी। सकते ना, जा नहीं सकते। जैसे जा। मैं अभी औदारिक शरीर वाली हूँ, अभी ये पुद्गल सामने मेरी दीवार है, उससे मैं हाँ। हर पार नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे शरीर में ही वही क्वालिटी नहीं है। वही सूक्ष्म जीव रहेगा ना, वो जाएगा यहाँ से वहां।
उसको हाँ कोई देखने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे शरीर में ही वैसी क्वालिटी नहीं है, औदारिक शरीर है, और मुझे क्या है, बादर नाम कर्म का उदय है, जिसके वजह से मैं अड़ गई। बराबर। हम्म। हम्म। ओके। तो हमने ये देखा था, बादर निगोदिया जीव कहाँ कहाँ नहीं रहते हैं, 8 स्थान में नहीं रहते हैं। तो अभी कहाँ रहते हैं वो देखेंगे। कहाँ रहते हैं? तो ये बादर निगोदिया जीव जो है ना, वो त्रस जीव के शरीर, औदारिक शरीर, जो त्रस जीवों का औदारिक शरीर है, उसके आश्रय से निकलते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं 12वें गुणस्थान के अंत में, जो त्रस शरीर था ना अर्यंतों का, तो अर्यंतक बनने से पहले जो नॉर्मल शरीर था, जो परम औदारिक नहीं बना था, वो औदारिक के शरीर के आश्रय से असंख्यात कितने थे, बादर निगोदिया जीव रहते थे। वो क्या गए, चले गए, आयु पूर्ण कर गए। हाँ। फिर 8 पृथ्वियां जो है, नरक की 7 और ईशत प्रात भाग, ये जो हम मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक और अधोलोक के बाइफर्केशन करते हैं, वहां पे नीचे जो हम नरक गिनते हैं, मैंने आपको कहा था पिछली बार कि नरक ही पृथ्वी, एक्चुअली पृथ्वी ही कहते हैं, स्थूल से उसको नरक कहा जाता है। नरक तो बिल होते हैं, जो कि बहुत सारे होते हैं। तो अभी जो ये पृथ्वियां है, तो उसके आधार से, आश्रय से बादर निगोदिया जीव रहते हैं। और एक है जो सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है, उसके आधार से भी बादर निगोदिया जीव रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, जो लौकी होती है ना, लौकी, वो अगर बहुत कौली रहती है, कौड़ी, आपको क्या पता नहीं, मराठी में कौड़ी कहते हैं, एकदम फ्रेश फ्रेश, अभी पूरी पकी नहीं है, बहुत सॉफ्ट। छोटी है। हाँ, छोटी है। तो उसको ना सप्रतिष्ठित कहा जाता है। तो उसके हम्म। से भी ये बादर निगोदिया जीव रहते हैं। इसीलिए पूरी पकी हुई फल सब्जी खाने के लिए ही बोलते हैं, बहुत कवली कवली मत खाना, ऐसे कहा। हाँ हाँ। हम्म। छोटी आज महाराजियों को आहार देने के लिए, बनाने के लिए मना करते हैं। वो मना करते हैं, क्योंकि उसके हाँ। आधार से ये बादर निगोदिया जीव रहते हैं। तो वो हम्म। बादर में क्या होता है, बादर संज्ञा किसको लगती है, तो 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव में लगती है मैक्सिमम, और एकेंद्रिय में भी लगती है। तो एकेंद्रिय में ऐसी लगती है, वो स्वप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति के आश्रय से रहते हैं। किसी किसी जैसे बैंगन आदि के आश्रय से रहते हैं। ये जो अनानस रहता है, या फिर क्षीर रस बोलते हैं ना, चिक्कू आदि, इसमें भी बहुत सारे ये बादर निगोदिया जीव रहते हैं उनके आश्रय से। इसीलिए उसे खाने के लिए जिनवाणी में निषेध करते हैं। बहुत है उसके प्रोज एंड कॉन्स भी बहुत है, कि कहीं कहीं पे ये कौन सी वनस्पति है, उसमें कौन सा रूल लागू होगा, तो ये अलग अलग कथन है। तो तो दीदी अभी तो पाइनएप्पल और चीकू नहीं खा सकते? हम्म, पाइनएप्पल और चीकू नहीं खा सकते हम? हम उस पे नहीं जाएंगे। देखो, अपनी यथा मैं योग्य नहीं पूछ रही हूँ, जानने के लिए। क्या आप देखो, बोले ना कि बादर है। हाँ, जिनवाणी के कथन में जो जमीन कंद होते हैं, बैंगन रहता है, अनानास, जो क्षीर रस वाले होते हैं, माने जिसमें वो एक वाइट कलर की एक लेयर आती है, या चीक हम्म। आता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे फल सब्जियां रहती है, उसको निषेध किया गया है। इसमें बादर शरीर होता है इसीलिए। इसीलिए बादर निगोदिया जीव रहते उसके आश्रित। उसके आश्रय से बादर निगोदिया जीव रहते हैं, और उनकी मात्रा बहुत ज्यादा है, तो बहुत जीवों की हिंसा होती है, इसीलिए उसको जी। खाने के लिए निषेध। ओके। जी। तो ये बादर और सूक्ष्म, ये हमारा हो गया है। अभी बड़ा जो चैप्टर है, वो है पर्याप्त अथवा पर्याप्ति और पर्याप्त। तो पर्याप्त माने क्या होता है, अपर्याप्त माने क्या होता है, वो अभी पढ़ेंगे। देखो, तो प्रश्न 204, पर्याप्ति अथवा पर्याप्त दोनों कहे जाते हैं, पर्याप्ति अपर्याप्ति या पर्याप्त अपर्याप्त सेम ही है। हाँ? नाम कर्म किसे कहते हैं, जिस कर्म के उदय से अपने अपने यथा योग्य आहार आदि पर्याप्तियां पूर्ण होती है, अथवा जिस कर्म के उदय से जीव पर्याप्त होता है, उसे पर्याप्त नाम कर्म कहते हैं। हाँ? तो
हाँ, उसका निगेटिव लेंगे तो क्या करेंगे, निगेटिव अर्थ में क्या लगाएंगे, जिस नाम कर्म के उदय से जीव को एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं होती है उसे अपर्याप्त नाम कर्म कहते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या कहा था, जीव को पर्याप्ति माने क्या कहा था, कुछ तो मिलता है। पर्याप्ति माने क्या, अपने अपने यथा योग्य आहार आदि पर्याप्तियां पूर्ण होती है। तो ये पर्याप्ति कितनी है, क्या है वो देखेंगे। माने क्या है, जिस नाम कर्म के उदय से मुझ में कुछ तो पूर्णता पाई जाती है, देर इज समथिंग इनफ इन मी, इज पर्याप्ति। ओके, और जहां पे वो नहीं है, एक भी कुछ जो चाहिए वो नहीं है, वो अपर्याप्त है। तो क्या चाहिए, देखो ये पर्याप्त और अपर्याप्त जो है वो शक्ति की अपेक्षा है। मुझ में कुछ तो एक शक्ति पाई जाती है। वो क्या है शक्ति, जिस शक्ति माने पहले तो मुझे कैपेबिलिटी होनी चाहिए और फिर ये सब बनेगा ना, ये शरीर बनेगा, ये अपने यथा योग्य जो कार्य चल रहा है वो बनेगा, वो अंदर के जीव के जो मेरा जो शरीर बना है उसमें कुछ हड्डियां है, कुछ रक्त है, ये सब कैसे बना, ये इसमें कुछ तो चाहिए होना, होता होगा ना, कि उसकी पहले तो शक्ति पैदा होनी चाहिए। और वो जो जीव को कब रहेगी, तो जीव को स्टार्टिंग जब भी जीव प्रथम काल में आएगा तो वो कैसे आएगा, देखो हम काल की भी अपेक्षा करते हैं तो जीव का मरण इज द डेडलाइन। ओके, यहाँ पे जीव का मरण हो गया। मरण होने से बाद में तुरंत वो जन्म हम लेते हैं किस अपेक्षा से, आयु कर्म, क्योंकि यहाँ पे एक आयु का खत्म हो गया तो अगले आयु जो मैंने पहले बांधी थी उसके निषेक खिरना चालू हो जाते हैं। क्यों निषेक खिरना चालू हो जाते हैं, क्योंकि मैं आयु रहित मानूंगी, माने गैप लूंगी उसमें, तो जीव क्या रहेगा, विदाउट आयु, माने उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। तो पहले आयु जो मेरी पहले भव की, जैसे अभी मनुष्य भव चल रहा है, मेरे मनुष्य भव की आयु खत्म हो गई तो मैंने इस मनुष्य भव में कुछ तो अगले आयु बांधी होगी ना। हमने देखा था विदाउट आयु बांधे मैं मर नहीं सकती। तो मैंने अगर देव गति की आयु बांधी है तो पहले समय से ही देव आयु के निषेक जो भी मेरे सत्ता में पड़े हैं उनका उदय आना आना चालू हो जाएगा। तो अभी इसीलिए हमने अनुपूर्वी में देखा था, मेरी आयु तो देव गति की चालू हो गई, अभी आकार कौन सा है, मनुष्य गति का है। और क्या है, शरीर है क्या, नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ विग्रह गति में क्या है, हाँ मुझे शयोक्षम पाया जाता है ज्ञानावरण का। जो ज्ञानावरण जो है वो मति श्रुत जो ज्ञानावरण में जो 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 आएगा मेरे पैकेज में जो है, माने अवधि है क्योंकि देवगति में जाने वाली हूँ, तो उसका शयोक्षम उसका ज्ञान मुझे पाया जाता है वो जीव को। पर ये शरीर आदि कुछ भी नहीं होता है। जब विग्रह गति हमने देखा था, विग्रह गति में क्या देखा था, विग्रह गति मैक्सिमम 4 समय की होती है। तो पहले समय में अगर मैं रुजु गति से जाती हूँ, माने यहाँ पे मर के उसी समय पे पैदा हो गई। एक्चुअली हम जो डिस्प्लेसमेंट देखते हैं ना, यहाँ पे मर गई, फिर मैं ट्रेवल करूंगी और फिर यहाँ पे मैं पैदा हो जाऊंगी, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जीव इतना फास्ट होता है, इतना फास्ट होता है, समयों में गाड़ी चलती है, तो ये एक समय में भी नहीं लगता है। आपको अगर मैं बोलूंगी कि मैंने स्विच ऑन किया और लाइट लगी, तो ऐसा कभी भी हम सोचते हैं क्या, मैंने स्विच ऑन किया फिर इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई, वो वायर से चली गई और फिर लाइट लगा, ऐसा कभी हम सोचते हैं क्या। जैसे नहीं, ही मैंने बटन दबाया तुरंत लाइट क्या हो जाती है, चलो। हाँ। तो ये प्रोसेसिंग नहीं होता है बीच का, वो क्विक है। तो वैसे ही जीव यहाँ से मरा और अगर रुजु गति से जाना है तो रुजु गति माने उसी समय वे वो आहार वर्गणा को ग्रहण करके अपना कार्य चालू हो जाता है। तो रुजु गति को अभी थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, गौण करेंगे, उसको पॉज करेंगे, क्योंकि वहां पे क्या है, ऐसी स्थिति ही नहीं बनती है कि मैं कुछ दूसरा करूं, विदाउट शरीर रहूं, क्योंकि वो तुरंत ही चालू हो जाता है, उसका आहार वर्गणा को ग्रहण करके पर्याप्ति पूरा करने की प्रोसेस चालू हो जाती है। अभी हम क्या देखेंगे, विग्रह गति, मोड़ वाली विग्रह गति। तो हमने देखा था रुजु गति में आहारक ही जीव रहता है, क्योंकि वहां पे कोई स्टॉपेजेस नहीं है, क्योंकि मैं तुरंत वहां पे पहुंच गई और आहार वर्गणा चालू होके मेरा शरीर बनना चालू हो गया। अभी देखेंगे विग्रह गति जो मोड़े वाली है। तो एक मोड़े वाली जीव को हमने पानी मुक्ता कहा था। पानी मुक्ता में क्या हुआ, मैंने
यहाँ पे मैं मर गई और मैंने एक मोड़ लिया, तो इस पहले देखो, ये ऐसा मैं करती हूँ, अगर मैं मुझे यहाँ पे मरण हुआ है और जन्म यहाँ पे लेना है, तो इस टाइम में मेरा एक समय में अनाहारक रहूंगी। अनाहारक माने क्या? नौ कर्म आदि आहार वर्गणा में नहीं लूंगी। हाँ, मैं तेजस वर्गणा लूंगी, कारमाण वर्गणा लूंगी, क्योंकि उससे क्या बनता है, मेरे भाव तो हमेशा चल रहे हैं, तो ये प्रोसेस चलेगी। लेकिन यहाँ पे नौ कर्म स्पेसिफिकली आहार वर्गणा को कहा जाता है, जिससे ये शरीर बनता है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक पहुंचूंगी, तब तक मैं अनारक रहूंगी, और यहाँ से जब यहाँ पहुंच जाऊंगी, माने दूसरे समय से उसका वो एक्सेप्टेंस ऑफ आहार वर्गणा चालू हो जाएगा। जब भी एक मोड़े वाला जीव रहेगा, उसको एक समय का अनारक स्टेट रहेगी। वैसे ही दो मोड़े लांगलिका, दो मोड़े वाला जो शरीर माने जीव है, उसको दो समय तक क्या कहे रहेगा, अनारक रहेगा। फिर अगले समय में, तीन समय का है ना, तो तीसरे समय में वो आहार वर्गणा को ग्रहण करके प्रोसेस करेगा। गोमूत्रिका तीन मोड़े वाला है, तीन मोड़े वाले चार समय लगे, पहले तीन समय अनारक रहेगा, फिर चौथे समय में आहारक हो जाएगा। तो ये अनाहारक दशा खत्म होने के बाद, अभी हमने विग्रह देखी, विग्रह गति में हमने अगर मोड़े वाली है तो एक दो तीन समय के लिए जीव अनाहारक रहता है, वहां पे कारमाण वर्गणा होती है, वो ग्रहण करता है। लेकिन आहारक शरीर, सॉरी, आहार वर्गणा से बना औदारिक वैक्रिक आदि शरीर जो है वो नहीं लेता, इसीलिए उसको अनाहारक कहा जाता है। ओके, औदारिक नहीं लिया, इसीलिए अनाहारक कहा गया है। हम्म, इसीलिए वहां पे शरीर नहीं है, श्वासोच्छ्वास आदि नहीं है, इसीलिए हमने कहा था विग्रह गति में श्वासोच्छ्वास नाम का प्राण नहीं होता है, मन बल आदि नहीं होते, भाव भाव कार्य रहता है। हाँ, क्योंकि वहां पे क्या है, इसीलिए क्यों कहा, क्योंकि वहां पे जो क्षयोक्षम आदि है वो तो बना रहता है ना, जीव के परिणाम भी चालू होते हैं। अगर देख लेती हूँ तो पांच इंद्रिय वाले मुझे सेंसेस भी है। सेंसेस माने क्या, भावेंद्रिय, इंद्रिय भाव इंद्रिय प्रति ज्ञान लेना, द्रव्य इंद्रिय से ज्ञान नहीं लेना, द्रव्य इंद्र बना ही नहीं है अभी तक। ओके, तो ये होने के बाद देखो विग्रह गति खत्म हो गई, तो पहले समय में वो क्या करेगा, अभी विग्रह गति खत्म हो गई है, हमारा मरण हुआ, फिर विग्रह गति हुई। विग्रह गति में क्या हो जाता है, वो अपने योग्य शरीर नाम कर्म के योग्य वर्गणा को ग्रहण करना चालू कर देता है। उसमें क्या करता है, वो तीन शरीर जो हमें लगते हैं, वो तीन शरीर और छह पर्याप्ति योग्य जो भी वर्गणा है वो ग्रहण करता है। पहले में पूरा ग्रहण ही होता है, पहले समय में विड्रॉल नहीं होता है, पहले समय में पूर्ण ग्रहण करता है, जिससे उसकी शरीर बनने की प्रोसेस चालू हो जाती है। तो ये जो मैंने ग्रहण किया, फिर दूसरे समय में क्या करूंगा, कुछ आहार वर्गणों को छोड़ूंगा, कुछ ग्रहण करूंगा, फिर आगे में क्या करूंगा, कुछ छोड़ूंगा, कुछ ग्रहण करूंगा। तो दूसरे तीसरे समय से क्या होगा, उसका आना और जाना आहार वर्गणा सदा चलता रहेगा, लेकिन पहले में वो ग्रहण ही करेगा, क्योंकि छोड़ने लायक उसके पास है ही नहीं कुछ। ये क्लियर हुआ? हाँ, तो देखो अभी क्या हो गया, वो पहले समय में आया, उन्होंने क्या किया, छह पर्याप्ति योग्य वर्गणा को ग्रहण किया। ये छह पर्याप्ति क्या होती है, वो क्या करती है, वो देखेंगे। पहले तो समझो पर्याप्ति किसे कहते हैं, पर्याप्ति किसे कहते हैं, ये अगला प्रश्न है। पर्याप्ति किसे कहते हैं? आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा के परमाणुओं को आहार, शरीर, इंद्रिय आदि रूप परिणमित करने की जीव की शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं। एकदम सटीक परिभाषा है, बहुत क्लियर परिभाषा है। मुझे क्या चाहिए, आगे मुझे क्या चाहिए होना है, आहार वर्गणा से मुझे शरीर बनना है, मैं बोलूंगी तो भाषा वर्गणा चाहिए,
मुझे द्रव्यमन बनने वाला है तो मुझे मनोवर्गणा चाहिए होती है। तो ये जो मेरा रिक्वायरमेंट है, उस वर्गणाओं के परिणामों परमाणु को मैं जब ग्रहण करूंगी, तो मैं उस वर्गणा माने आहार वर्गणा को शरीर में बनाऊंगी, इंद्रिय में लगाऊंगी, वो भाषा वर्गणा को शब्द रूप में कन्वर्ट करने की मुझे चाहिए, मनोवर्गणा को द्रव्यमन बनाने के लिए मुझे चाहिए। तो ये सबकी मुझे पहले शक्ति तो होनी चाहिए। मैं ग्रहण करूंगी तो थोड़ी बन जाएगा। तो ये शक्ति की पूर्णता माने मुझ में कैपेबिलिटी, पावर आ चुकी है, जिससे आगे इनका कन्वर्जन हो जाएगा। वो आहार वर्गणा आएगी, वो शरीर रूप इंद्रिय रूप परिणमित हो जाएगी। वो हो जाने के लिए पहले वो शक्ति जो चाहिए, वो शक्ति को पर्याप्ति कहते हैं। क्लियर है? जी हाँ दीदी। ये पर्याप्तियां कितनी होती है? तो पर्याप्तियां 6 होती है। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। ये 6 पर्याप्ति में एक एक देखेंगे। हाँ, पहले तो कुछ फैक्ट्स देखेंगे। देखो, ये पर्याप्तीय जो प्रोसेस है ना, तो एक साथ सभी का स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैं पर्याप्तीय स्टार्ट करने वाली हूँ, यहाँ मेरा टाइम लाइन है। हाँ, पहला समय है, तो पहले समय से 6 पर्याप्तियां स्टार्ट होना चालू हो गई। कंप्लीशन अभी नहीं हुआ है। तो पहली पर्याप्ति आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। ये स्टार्टिंग प्रोसेस एक साथ होती है। ऐसा नहीं आहार पर्याप्ति खत्म हो जाएगी फिर शरीर पर्याप्ति स्टार्ट होगी, नहीं, एक साथ सभी स्टार्ट हो जाती है। हाँ, खत्म अलग अलग टाइम पे होती है। ओके, तो पहले समय में पर्याप्तियां स्टार्ट होना चालू हो गई। 6 पर्याप्तियां एक साथ ही स्टार्ट होती है। हाँ, फिर क्या होता है? आहार पर्याप्ति। पहले आहार पर्याप्ति का काल अंतर्मुहूर्त होता है। वो अंतर्मुहूर्त बहुत छोटा अंतर्मुहूर्त होता है। हाँ, वो क्या करता है? आहार वर्गणा के परमाणुओं को, मैंने क्या किया था पर्याप्ति में, पहले तो क्या किया था, पहले समय में जो आया था, जो मैंने वर्गणा ग्रहण की थी, उसको अभी कन्वर्जन नहीं हो रहा है। वो आहार जो वर्गणा में लेने वाली हूँ, उसको खल और रस रूप परिणमित करने की मुझ में शक्ति प्रदान हो चुकी है। अब मैं उसका कन्वर्जन बाद में करूंगी, पहले समय में वो शक्ति मुझे मिल गई है। तो ये शक्ति की कंप्लीशन हो गई, वो आहारी पर्याप्ति है। अभी मैंने वो जो खल और रस रूप जो परिणमन किया, खल और रस किसको कहते हैं? तो खल माने सॉलिड पार्ट, रस माने लिक्विड पार्ट। खल माने क्या होता है? ये जो हड्डी मांस, मैंने देखो, हम जब भी तेल निकालते हैं ना, तो जो भी मशीन आती है, वो तेल अगर मैं मूंगफली डालती हूँ, तो मूंगफली के मशीन में डाला तो एक जगह से पे तेल निकता है, और एक में जो सॉलिड सॉलिड पार्ट है उसे खली कहते हैं, जो जानवरों को खिलाई जाती है उसको ड्राई करके। तो वो जो खल पार्ट सॉलिड पार्ट और रस पार्ट लिक्विड पार्ट, ये जो आहार वर्गणा को ये कन्वर्जन परिणमन करने के लिए शक्ति की पूर्णता आहार पर्याप्ति है। बाद में ये परिणमन ऐसे ही चलेगा, वो अलग से बताए नहीं। जैसे पर्याप्ति खत्म हो गई, तो पर्याप्ति के बाद आहार पर्याप्ति खनक होने के बाद में ये कन्वर्जन चालू हो जाता है। परमाणु को लिया तो मैं परमाणु को खल और रस रूप कन्वर्जन कर देती हूँ प्रति समय। फिर क्या हुआ? अभी शरीर पर्याप्ति, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति साथ में चालू हो गई थी। उसमें क्या होता है? जिन परमाणुओं को खल भाग रूप परिणमित किया था, मैंने क्या किया था? अभी रॉ मटेरियल वो जो खल भाग रूप लूंगी, वो खल लिया था ना, उसको मैंने हड्डी, जो कठिन अवयव है मेरे शरीर में, हड्डी मांस आदि जो सॉलिड सॉलिड पार्ट है, कठिन अवयव है, उनका कन्वर्जन शरीर पर्याप्ति में होता है। और जो रसरूप भाग है, उसका परिणमन मैंने रुधिर माने क्या, रक्त, कुछ हमें बोलते हैं ना पाचक द्रव्य बोलते हैं, कुछ जूसेस तैयार करता है शरीर में, वो ये सब रस जो रस रूप है, उसका कन्वर्जन उसमें द्रव पदार्थ रूप परिणमन करता है।
ओके, इसकी शक्ति किस टाइम में मिली? वो पर्याप्ति के टाइम में। अभी कन्वर्जन नहीं हो रहा है, पर्याप्ति में सिर्फ शक्तियां प्रदान होती है और शक्ति की अभिव्यक्ति बाद में होती है। ओके, तो ये जो मेरे शरीर में आने वाले परमाणु है आहार वर्गना के, उनको पहले मैंने सॉलिड और लिक्विड में डिवाइड किया, तो आहार पर्याप्ति में लगाया, तो वो उसकी शक्ति, हाँ, मैं जब भी बोलूंगी तो वहां पे शक्ति लेना, कन्वर्जन नहीं लेना। फिर शरीर पर्याप्ति में वो जो खल था उससे हड्डी मांस आदि कठिन अवयव, और वो जो रस पार्ट था उससे रुधिर माने रक्त शुक्र आदि जो लिक्विड पार्ट है उसमें ले लेना। इसकी शक्ति मुझे प्रदान हो गई शरीर पर्याप्ति। अभी इंद्रिय पर्याप्ति। इंद्रिय पर्याप्ति में क्या हुआ? आहार वर्गना आदि परमाणुओं को इंद्रिय के आकार रूप परिणमित करने की, इंद्रिय द्वारा विषय ग्रहण करने की कारणभूत जीव की शक्ति की पूर्णता। तो इंद्रिया जो भी है उसके लिए मुझे वो परमाणु में पहले वो कन्वर्जन माने जो परमाणु है वो इंद्रिय के आकार रूप हो जाए, उसमें विषय विषय ग्रहण की शक्ति बने, ये सब उसकी शक्ति तो पहले क्लियर कट हो जाए ना, फिर उसका इंद्रिय रूप कन्वर्जन हो जाएगा। ओके, तो ये शक्ति की इंद्रिय बनाने के लिए इंद्रिय पर्याप्ति क्लियर होनी चाहिए। फिर श्वासोच्छ्वास हमने देखा था, उच्छ्वास नाम कर्म, तो ये जो आहार वर्गना के परमाणु है उनको ही श्वासोच्छ्वास रूप परिणमित की, जो कारणभूत क्या हो जाएगा? जीव की शक्ति आ जाएगी, तो वो जब शक्ति कंप्लीट हो जाएगी तो वो जीव श्वासोच्छ्वास रूप परिणमित हो जाता है। तो अभी सिर्फ पर्याप्ति ही चल रही है और हर एक पर्याप्ति का काल अंतर्मुहूर्त है। लेकिन इतना जरूर है वो अंतर्मुहूर्त अलग अलग है। पहले आहार पर्याप्ति का अंतर्मुहूर्त छोटा था, उससे ज्यादा शरीर पर्याप्ति का था, उससे ज्यादा इंद्रिय पर्याप्ति का था, उससे ज्यादा श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, उससे ज्यादा भाषा, और उससे ज्यादा मनोपर्याप्ति का उससे ज्यादा, ये अंतर्मूर्त की वेरिएशन है। और सभी को काल कितना लगेगा? ये पूरी प्रोसेस खत्म होने के लिए क्या लगेगा? उसको भी काल अंतर्मूर्त ही कहा, क्योंकि अंतर्मूर्त के भी असंख्यात भेद गए हैं। तो ये समझने के लिए अपने लिए इजी है। पहले से छठवां नंबर हम सिक्वेंशली याद करेंगे तो पहला अंतर्मुहूर्त छोटा है, लास्ट का अंतर्मुहूर्त बड़ा है, और सबको मिला के भी कितना टाइम हो जाएगा? तो वो अंतर्मुहूर्त ही। अंतर्मुहूर्त। हाँ? यहाँ पे 48 मिनट्स नहीं लेना, यथा योग्य अंतर्मुहूर्त बहुत छोटा काल होता है वो, क्योंकि हम देखते हैं वो आ गया जीव, वूम में आ गया, पर्याप्ति कंप्लीट हो गई, वो आता है, पूरा कंप्लीट कब हो जाता है? हम जब कहते हैं कि उसके सोनोग्राफी में बताते हैं ना, अभी जीव के पूरे अवयव और ये सब तैयार हो गए, उसके लिए 7 मंथ्स लगते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है धवला आदि ग्रंथों में, अजितनाथ तीर्थंकर भगवान के काल में ऐसा उल्लेख आता है कि मिनिमम कितना चाहिए जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए? तो तुमको 8 वर्ष तो चाहिए। 8 वर्ष तो जन्म के काल से लेते हैं ना हम, जब भी पैदा होती हो, बर्थ डेट लेते हैं ना हम, जब भी मैं पैदा हो, वहां से 8 वर्ष तक तो जीव क्या होता है? सम्यक दर्शन के लिए एलिजिबल नहीं होता है। और जो अगर मरण के काल से लेंगे, माने जहाँ पे मरण हो गया और जन्म हो गया वहां से लेंगे, तो उसके 7 महीने भी कंसिडर करते हैं, कई कई 9 महीने का भी कथन आता है। हाँ, 8 वर्ष 9 महीने, 8 वर्ष 7 महीने, तो मिनिमम 7 महीने भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि तब तक अवयव आदि पूरे बन जाते हैं, तो जीव अगर आ भी जाता है तब जन्म भी हो जाता है तो भी सर्वाइवल हो जाता है बच्चों का, और वहां से वो 8 वर्ष तक जिए और फिर सम्यक दर्शन के पात्री हो जाए। तो ऐसा कथन नवला में आया है। ओके, तो अभी हमने क्या देखा? श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति देखा। अभी भाषा पर्याप्ति। भाषा पर्याप्ति क्या है? भाषा वर्गणा के परमाणु के वचन रूप परिणमित करने की। अभी बोल पाएगा क्या? नहीं। जीव की शक्ति की पूर्णता। अभी मुझे सिर्फ कैपेबिलिटी मिली है कि मैं उस जो वर्गणा हो आएगे, मैं जब भी भविष्य काल में मैं वो वर्गणा को ग्रहण करूंगी तो उसको वचन रूप में कन्वर्ट करूं, उसकी शक्ति मुझे पहले ही चाहिए। तो ये पर्याप्ति जन्म करने के माने विग्रह गति खत्म होने के बाद पहले ही समय में पहले पर्याप्ति स्टार्ट होती है और फिर बाकी की प्रोसेस चालू हो जाती है।
ओके। भाषा पर्याप्ति में वचन रूप होता है और मन पर्याप्ति में मनोवर्गणा के परमाणु को हृदय स्थान में 8 पंखुड़ी के कमलाकार मन रूप परिणमित करने की को तथा उसके द्वारा यथावत विचार करने के कारणभूत। अभी जीव की शक्ति है ना, तो मुझे सिर्फ द्रव्य मन नहीं बनाना है, वो पहले शक्ति हो जाए मेरे पास रहे कि मैं ये वर्गणा को आ जाऊं तो उसको द्रव्यमान रूप कन्वर्ट करूं, और वैसे ही विचार करने की शक्ति भी मुझे, उस शक्ति की पूर्णता को मन पर्याप्ति कहते हैं। ओके, तो ऐसे 6 पर्याप्तियां होती है, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। ये 6 पर्याप्ति को हम समझने के लिए हम एक सबका इनिशियल लेके बोलते हैं ASISBM, दैट इज आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। ऐसे पर्याप्ति को इजी वे में लर्न करने के लिए ASISBM कहा जाता है। माने ये दीदी फिर से बोलो दीदी। ASISBM ये हमारा SBM सबका इनिशियल लेना ना, आहार का A, शरीर का S, इंद्रिय का I, श्वासोच्छ्वास का S, भाषा का B और मन का M, ASISBM। ये कहीं जिनवाणी में नहीं है, ये मैंने हम जब सीखा था तो हमने ऐसे समझने के लिए शॉर्ट फॉर्म बनाया था, याद रखने के लिए है, तो ऐसा SBM से हमें याद हो जाता है। तो ये जिनवाणी का कथन नहीं है, ये याद करने के लिए हमने एक शॉर्ट टर्म बनाई है, आप इसका यूज कर सकते हैं, इसीलिए आपको बोला। जिनवाणी का यहाँ पे कहीं पे भी जिनवाणी में ऐसा वर्ड नहीं है ASISBM। हाँ, ये क्लियर हुआ। 6 पर्याप्ति हमने फिर से एक पर्याप्ति की डेफिनेशन पढ़ती हूँ। आहार वर्गणा, सॉरी, आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा के परमाणुओं को आहार, शरीर, इंद्रिय आदि रूप परिणमित करने की जीव की शक्ति की पूर्णता को, मुझे कुछ में पावर आ गई, मुझ में वो शक्ति आ गई, उसे पर्याप्ति कहते हैं। ओके। हाँ दीदी। हाँ, देखो अभी ये जो फैक्ट्स है वो पढ़ते हैं, बताए थे हमने, उसका ये किया था। एक इंद्रिय जीवों के भाषा और मन के बिना 4 पर्याप्ति होती है। देखो अगर हम जैसे प्राण लगाएंगे ना, वैसे अगर इंद्रियों में लगाएंगे तो एक इंद्रिय जीव को मन तो नहीं रहेगा, वचन भी नहीं रहेगा, तो उनकी सिर्फ कितनी रहेगी, तो स्टार्टिंग से आहार पर्याप्ति चाहिए होगी क्योंकि औदारिक वो तो उसका शरीर बनेगा, शरीर भी चाहिए, इंद्रिया भी चाहिए क्योंकि एक इंद्रिय तो है ना, इंद्रिय तो है ना उसमें, तो ये 3 हो गई। हाँ, फिर क्या है, श्वासोच्छ्वास बनेगा क्या, हाँ सभी जीव श्वासोच्छ्वास करते हैं, तो ये 4, तो पहली 4 इंद्रिया रहेंगी। भाषा और मन उसको एलिजिबल ही नहीं रहेंगे क्योंकि वो उस टाइप का जीव ही नहीं, तो अकॉर्डिंग टू जीव उसको वैसी वैसी पर्याप्तियां लगती है। एक इंद्रिय को 4 पर्याप्ति। अभी द्विइंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, उसको क्या करेंगे, क्योंकि द्विइंद्रिय से क्या हो जाता है, मुझे रसना इंद्रिय आ जाती है, तो वो एक तो आहार ग्रहण करने के लिए यूज है और एक भाषा के लिए है, तो 2 इंद्रिय जीव बात भी कर सकता है, तो उसे भाषा पर्याप्ति चाहिए होती है। तो ये 2 इंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय तक सभी जीवों को मन को छोड़ के 5 पर्याप्तियां होती है, क्योंकि वहां पे मन नहीं है ना, इसीलिए असंगी तक लिया। और संगी पंचेंद्रिय जीव की सभी पर्याप्तियां होती है क्योंकि उसको सभी एलिजिबल। ओके। इन सभी पर्याप्तियों के पूर्ण होने का काल अंतर्मूर्त है, वहां एक एक पर्याप्ति को पूर्ण होने का काल भी अंतर्मूर्त है और सबका मिलाकर भी अंतर्मूर्त है। मैंने क्या कहा था, एक एक का भी अंतर्मूर्त है, सबका मिला के भी अंतर्मूर्त है। माने आहार पर्याप्ति को छोटा अंतर्मूर्त लगेगा, फिर उससे बड़ा शरीर पर्याप्ति, फिर उससे बड़ा इंद्रिय, फिर उससे बड़ा श्वासोच्छ्वास, फिर उससे बड़ा भाषा, उससे बड़ा मन, और इन सब को मिला के भी जो है वो उसकी रेंज अगर मैं एडिशन करती हूँ उसके काल का, वो भी अंतर्मूर्त की कैटेगरी में आता है। उसको मैं मूर्त नहीं बना सकती हूँ क्योंकि वो इतना कम काल है,
तो इसीलिए उसको भी अंतर्मूर्त ही कहा। मैंने सबकी एडिशन जोड़ दी, लेकिन वो उसी रेंज में आ रहा है तो मैं और कैसे कर सकती हूँ ना, इसीलिए सबका काल क्या है, अंतर्मूर्त ही है। तथा पहले से दूसरे का, दूसरे से तीसरे का, इस तरह छठवीं पर्यायति तक काल क्रम से बड़ा बड़ा अंतर्मूर्त है। अपने अपने योग्य पर्याप्तियों का प्रारंभ तो एक साथ होता है, किंतु पूर्णता क्रम से होती है। और वो क्रम ऐसा ही है, पहले आहार पर्याप्ति पूरी होगी, फिर शरीर, फिर इंद्रिय, फिर श्वासोच्छ्वास, फिर भाषा, फिर मन, इसी क्रम से वो पर्याप्तियां पूरी होगी। ये क्लियर है? हम्म हाँ, अभी इतना ही पैराग्राफ पढ़ते हैं और फिर बंद करेंगे, क्योंकि ये आया है इसीलिए मैं उसको आधा नहीं छोड़ना चाहती हूँ। जब तक किसी जीव के शरीर पर्याप्ति पूर्ण न हो, लेकिन नियम से पूर्ण होने वाली है, उस जीव को निवृत्त पर्याप्तक कहते हैं। जिसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो उसे पर्याप्तक कहते हैं। कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, लेकिन हम पढ़ेंगे। देखो मैंने क्या कहा था, मेरी पर्याप्तियां यहाँ से स्टार्ट हो गई। यहाँ पहले अभी तक कोई भी पर्याप्ति पूरी नहीं हुई, और उसके पहले अगर मैं मर गई, कोई भी पर्याप्ति चालू तो सभी हो गई है, लेकिन कंप्लीट कुछ भी नहीं हुई, और मैं मर गई, तो मैं क्या हो जाऊंगी, अपर्याप्तक कहलाऊंगी, क्योंकि कुछ भी कंप्लीट ही नहीं हुआ है, उसके पहले ही मेरा मरण हो गया। तो मुझे अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय चल रहा है। ओके, हम्म अभी यहां से मैंने स्टार्ट किया, आहार पर्याप्तक, आहार पर्याप्ति मेरी कंप्लीट हो गई, शरीर पर्याप्ति कंप्लीट हो गई। जब शरीर पर्याप्ति कंप्लीट हो जाएगी ना, तो आगे के इंद्रिय आदि वो बने, वो होगा ही, वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन शरीर पर्याप्ति कंप्लीट हो गई ना, तो आपको पर्याप्तक कहा जाएगा। तो आपको पर्याप्तक नाम कर्म का उदय रहेगा। जिसकी शरीर पर्याप्ति कंप्लीट हो जाती है ना, वो पर्याप्तक कहलाता है। ओके, क्लियर है? जी दीदी। हाँ, आगे की प्रोसेस उसको बहुत कम टाइम में वो कवर ही करने वाला होता है। शरीर के बाद ये जो इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, एक बार वो शरीर बना लिया ना, तो वो पर्याप्तक हो गया, ऐसा कहा जाता है। फिर वो इंद्रिया लग जाएगी, फिर वो सब बाकी का भाषा, मन आदि, श्वासोच्छ्वास चला, माने वो प्रोसेस बहुत क्विक में हो जाती है। अभी निवृत्त अपर्याप्तक देखते हैं। देखो, हमने देखा था आहार पर्याप्तक, मैंने स्टार्ट की पर्याप्ति, और शरीर पर्याप्ति पे पूरी हो गई। हाँ, तब मैं पर्याप्ति का, तो अगर मैं शरीर पर्याप्ति को यहाँ से, मेरे उंगली से यहाँ पे लेती हूँ, तो यहाँ पे पर्याप्तक जीव है। लेकिन मैंने अपर्याप्त, मैंने अभी यहाँ से यहाँ तक जो प्रोसेस की, तो यहाँ पे मैंने पर्याप्तियां तो पूरी नहीं की है अभी तक, तो इस जीव को क्या कहा जाएगा? लेकिन मैं करने तो वाली हूँ पक्का के पक्का। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं देव गति का देव लेती हूँ, तो देव गति में कोई भी जीव अपर्याप्तक नहीं रहता है। हमने देखा था मिनिमम उसकी 10,000 वर्ष से 33 सागर तक आयु रहती है, मिनिमम 10,000 वर्ष है। तो वो तो मरने नहीं वाला है। तो वो जब भी पर्याप्ति कंप्लीट करेगा, तो उसकी आहार पर्याप्ति स्टार्ट होगी, शरीर पर्याप्ति स्टार्ट होगी। वो स्टार्ट करने के बाद में ये जो मिडिल टाइम है ना, जब तक शरीर पर्याप्ति कंप्लीट नहीं होती है, लेकिन आगे होने वाली है, तो उसको निवृत्ति अपर्याप्त काल कहते हैं। उस टाइम में भी उसको निवृत्त अपर्याप्तक ही कहेंगे। ये क्या है, निवृत्त अपर्याप्तक के एग्जाम्पल, निवृत्त अपर्याप्तक है, निवृत्त अपर्याप्तक है। वो पर्याप्तक लिखा है लेकिन वो अहलंत है। हाँ, तो वो अपर्याप्तक दशा में है ना, क्योंकि शरीर पर्याप्ति नहीं कंप्लीट हुई, तो अपर्याप्तक दशा में है, लेकिन करने ही वाला है, श्योर शॉट है, इसीलिए उसको निवृत्त अपर्याप्तक कहा। ये क्यों आया कथन, क्योंकि उस कंडीशन में कुछ कुछ और रूल्स आते हैं, इसीलिए उस दशा को हाईलाइट करना पड़ा। ओके, अभी हमें वो रूल्स पता नहीं है, हम उसके डिटेल में नहीं जाने वाले हैं, लेकिन ये तो भाषण कर सकते हैं ना, कोई ऐसा जीव है जो कि मरण से, माने विग्रह गति खत्म होने के बाद में वो क्या करने वाला है, कि वो शरीर पर्याप्तक के बीच में, जब जब तक शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होती है, तब तक उसकी जो स्टेट है, जो कि आगे पर्याप्तक ही होने वाला है, और पहले से भी उसका
नाम कर्म का कौन सा उदय चल रहा है, पर्याप्त तक ही चल रहा है, लेकिन उस बीच में जो स्टेट है जो इनकम्प्लीट है, इन प्रोसेस में है, अभी कंप्लीट नहीं है, इन प्रोसेस में है, उसको निर्वृत्य अपर्याप्त कहा जाता है। ओके, इन प्रोसेस टू कंप्लीट दशा, वो पर्याप्त तक ही होता है, उसको पर्याप्त तक नाम कर्म का ही उदय होता है। ओके, और जो अपर्याप्तक कहा, अपर्याप्तक को कहीं कहीं पे लब्ध अपर्याप्तक कहा जाता है, लब्धि अपर्याप्तक कहा जाता है, अलब्ध पर्याप्तक भी कहा जाता है। ओके, तो अपर्याप्तक के दो भेद देखिए, एक तो लब्ध अपर्याप्तक, एक निवृत्त अपर्याप्तक। ये निवृत्त अपर्याप्तक क्यों कहा, क्योंकि एक्चुअली इसको अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय नहीं है, पर्याप्तक नाम कर्म का उदय है, लेकिन अपर्याप्तक को, जो लब्धि अपर्याप्तक है, उसको अपर्याप्तक नाम कर्म का ही उदय होता है। डिफरेंस समझ में आया, ये लब्ध अपर्याप्तक उसको अपर्याप्तक का उदय है, वो कंप्लीट नहीं करेगा पर्याप्ति, उसके पहले ही उसका मरण हो जाएगा। लेकिन निवृत्त वाला है ना, अभी अपर्याप्तक है, अभी उसकी पर्याप्ति नहीं पूरी हुई है, लेकिन कंप्लीट करने वाला है। हाँ, ये क्लियर हुआ सभी को? जी दीदी। गुड। तो हम ये भी देखने वाले हैं, ये लब्ध अपर्याप्तक, अभी अपर्याप्ति ही चलने वाली है, तो ये अपर्याप्तक माने कौन से है, उसका मरण माने कब होता है, कितने काल में होता है, कितने जीवों को क्या क्या है, अगर मैं कंटिन्यूअसली भाव धारण करूंगी तो क्या क्या हो जाएगा, ये हम कल की क्लास में देखेंगे। ओके, अभी आज के इसमें हमने क्या देखा, त्रस्थावर, बादर सूक्ष्म और पर्याप्त अपर्याप्त, उसका थोड़ा सा डिटेल कल भी रिवाइज करेंगे, और फिर हम ये आगे का जो पर्याप्ति का चैप्टर है उसको देखेंगे, फिर कौन से इंद्रियों को कौन सी है, या फिर ये लब्ध पर्याप्त का डिटेलली जो थोड़ा सा वर्णन आता है उसको भी अच्छी तरह से देखेंगे। दीदी एग्जाम में तो बहुत लेंदी हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, एग्जाम बहुत इजी होने वाला है, आपको एक वर्ड आएगा, उसके सामने आपको उसकी परिभाषा लिखनी है, फिल इन द ब्लैंक्स लिखने हैं, कुछ कुछ वर्ड्स है, जैसे हमने अभी देखा था ना, जैसे मैंने आपको बताया था, अनुजीवी और प्रतिजीवी गुणों को समझाओ, तो अनुजीवी गुणों का डेफिनेशन लिखोगे, उसके एग्जाम्पल दोगे कि कौन से जीव है, कभी कभी उसका जैसे जीव को ज्ञान शून्य कभी नहीं हो सकता है, जो हमने पढ़ा था, जो कि आपको आंसर मिल चुके हैं, उसमें से ही वो बड़े क्वेश्चन आएंगे, वो भी इतना नहीं, और लिखना तो अपने को अपने लैंग्वेज में है, वो चल जाएगा। हाँ, शास्त्रीय वर्ड लाओ, आप पर्याप्ति बोलो, शब्द वो लाओ, लेकिन आपके मन की भाषा चलेगी ही। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अरे मुझे वो शाब्दिक वो ऐसे कठिन शब्द नहीं आते हैं, हमने भी हमारी लैंग्वेज में ही आंसर पेपर लिखे थे, वहां पे कोई ऐसा नहीं है उनको कहना कि आप इसी लैंग्वेज में लिखो, ऐसे ही लिखो, ऐसा नहीं। देते हैं तो आपको अच्छा माल देते हैं, लेकिन आपको आपके भाषा में लिखने का अवसर बिल्कुल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं कब होगी। है दीदी, कब होगी? नहीं, अभी टाइम है, हमारे 290 प्रश्न कंप्लीट होने वाले हैं, जो जब 290, क्योंकि अभी हम ये चलने वाला है ना, अभी नाम कर्म रहेगा, फिर नाम कर्म के कंप्लीट होने के बाद तो अपने को थोड़ा टाइम लगेगा ही, ये घाती अघाती में बाइफिकेशन, सर्वघाती देश, महीना मिलेगा ना अभी? तो ये जब यहाँ पे देखो, ये निषेध, स्पर्धक, गुणहानि, ये सब करेंगे, यहाँ पे देखो ये 290 इज द लास्ट प्रश्न, ये इतना हम कंप्लीट करेंगे ना, उसके बाद में तो आपको पूछ सकते हैं, और ये डेफिनेशन में ही आएगा, बहुत ज्यादा इतना डिटेल नहीं आएगा, आपको पूछा नहीं जाएगा कि आपको सभी का ये लिखो, और आप सिर्फ बेसिक बेसिक से ही ये आएगा। मैं आपको, ये हमारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उसके बाद में हम सैंपल पेपर भी सॉल्व करेंगे, मैं आपको पोस्ट करूंगी, आप उसके उत्तर देना, प्रश्न पूछना, ये हम करने वाले हैं, तो आपको एकदम नया कुछ नहीं आने वाला, उसमें से ही हाँ है। हाँ, तो जी। आप अभी निश्चिंत जैसे से पढ़िए, बस ज्ञानार्जन करिए, समझ लीजिए। एक महीना लगेगा नहीं कि ज्यादा? देखते हैं, जितना मैं कंप्लीट कर पाऊँ तो उतना तो फास्ट कर रही हूँ, लेकिन मुझे डिटेल भी लेना है, ऐसा ऊपर ऊपर तरह से मुझे कंप्लीट नहीं करना है, इसीलिए मैं अच्छा।
बन पाती हूँ उतना डिटेल लेके फिर आगे का हम पढ़ेंगे। माने ये जो पर्याप्ति है, देखो यहाँ पे भी जितना आया है उससे जो भी मैं दे सकती हूँ वो देके फिर आगे बढ़ेंगे। माने बहुत ज्यादा डिटेल एकदम नहीं करेंगे, लेकिन बिल्कुल भी डिटेलिंग ना करके एकदम से परिभाषा बोल दी और छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं कर। ओके, एक महीना हाँ। लगता है। हम्म। ठीक है, चलेगा। अभी जिनवानी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। काय सर्ग करेंगे।